बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात से मैं इकबाल जंजुआ। नाज़रीन, बाग आज़ाद कश्मीर हल्का वस्ती बाग, इसका ज़िमनी इलेक्शन बिल्कुल इसकी इलेक्शन मुहिम उरूज पे है। ये वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास की नाअहली के बाद ये सीट खाली हुई थी और इस वक्त यहाँ पे बेशुमार ऐसे कैंडिडेट हैं, कुछ आज़ाद और कुछ छोटी मोटी सियासी जमातों के साथ साथ जो बड़ी 3 सियासी जमातें हैं जिसमें मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो पहले वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास जिसको हेड कर रहे थे, अब वो इस पार्टी को छोड़ चुके हैं और उनकी जगह कोई और आया। मुख्तसर सा एक सियासी जायज़ा लेते हैं कि इस वक्त हल्का वस्ती बाग जिसमें 8 जून को इलेक्शन होने हैं, इस वक्त सियासी पोजीशन क्या है और सियासी जमातें कौन सी जमात कहाँ खड़ी है। सबसे पहले हम आते हैं जो हुक्मरान जमात थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सरदार तनवीर इलियास के नाअहल होने के बाद जो जमात थी वो भी टूट गई और जो तनवीर इलियास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर थे, उनके बयानात, उनके रवैये, उनकी तकारीर, उनके जो मीडिया टॉक है वो सारी की सारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ है, इमरान खान के ख़िलाफ़ है। अब इससे एक तासुर ये पैदा हुआ कि ये हुकूमत तोड़वाई गई, इसके पीछे इस्टेब्लिशमेंट थी और तनवीर इलियास का जो सॉफ्टवेयर है वो अपडेट होने के बाद अब ये टारगेट है कि जब तक वो इमरान खान के हामी रहेंगे उन्हें यहाँ से कुछ रिलीफ भी नहीं मिलेगा और किसी किस्म की कोई उनको आसानी भी नहीं मिलेगी। उनको ना सिर्फ नाअहल की अदालतों ने बल्कि एक आम सी बात पर जो सही भी थी, जो उनके साथ ज़्यादती भी हुई, उनको 2 साल के लिए उन पर सियासी पाबंदी लगा दी गई और ये कहा गया कि किसी किस्म की वो सियासी एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते। उसके बाद फिर यहाँ पे 8 जून को इलेक्शन होने की जो डेट आई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेशुमार नुमाइंदे अपने अपने कागजात लेके अपने अपने जानने वालों और ताल्लुक़दारों के पास पहुंच गए कि टिकट हमें मिले। इस दौड़ में मल्लोर से ताल्लुक़ रखने वाले राजा अब्दुल कदीर जो कैनेडियन हैं वो भी थे, नसार शाइक जो इस जमात इस्लामी से जिनका ताल्लुक़ था, बाद में वो जमात इस्लामी से हट के पीटीआई की टिकट के लिए उन्होंने भी दौड़ लगाई, सदाकत हयात जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन थे उन्होंने भी कोशिश की। इसके अलावा कन्नज़ ज़मीर जिनका ताल्लुक़ मल्लोड से या 20 बगला से है उन्होंने भी कोशिश की। पिछली दफ़ा भी कन्नज़ ज़मीर ने कोशिश की थी लेकिन वो टिकट हासिल करने में नाकाम रहे। इस दफ़ा टिकट उनको मिला और एक तरफ कर्नल ज़मीर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो फैमिली की अगर बात करें तो नारमा बरादरी से उनका ताल्लुक़ है वो है। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सरदार ज़िया-उल कमर साहब जो इससे पहले बहुत से इलेक्शन उन्होंने लड़े लेकिन अभी तक कामयाबी हासिल नहीं हुई, वो इस दफ़ा फिर हल्का वस्ती बाग से किस्मत आजमाई के लिए पीपल्स पार्टी के टिकट पे अपने मुहिम चला रहे हैं। तीसरी बड़ी सियासी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिनके जो उम्मीदवार हैं वो मुश्ताक मनास जो साबिक़ वज़ीर हुकूमत रहे वो हैं और उनके साथ राजा यासीन जो साबिक़ वज़ीर हुकूमत रहे वो भी शामिल हुए और अभी कुछ बातें चल रही हैं कि सरदार तनवीर इलियास भी मुस्लिम लीग नून में शामिल होंगे। अब हम एक मुख्तसर से जायज़ा लेते हैं कि पोजीशन क्या है। अगर हम इस वक्त तक की बात करें तो ज़िया-उल कमर साहब जिन्होंने जैसे ही ये सीट खाली हुई, यहाँ पे इलेक्शन की डेट अनाउंस हुई तो उन्होंने अपने जो टारगेटेड एरिया थे वहाँ का विज़िट करना शुरू किया और बहुत से ऐसे जो कारकुन थे जो पीटीआई के थे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल होना शुरू हुए और रोज़ाना की बुनियाद पे सैकड़ों की तादाद में लोग उनमें शामिल हुए, जिसमें बहुत बड़ा हल्का जो बिरपानी का है ये था, राडबान था या सरोल था। इसके अलावा दीगर जो जनूबी बाग हो गया या बाग के बहुत से ऐसे एरिए हैं जो लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हुए। ग्राउंड में इस वक्त तक हर एक की ज़ुबान पे ये है कि ज़िया-उल कमर साहब वन वे कर रहे हैं, बहुत आसानी से जीत जाएंगे और उनके लिए कोई मसला नहीं है क्योंकि उनके मुकाबले में कोई भी नहीं। लेकिन दूसरी तरफ
मुस्लिम लीग नून के मुश्ताक मनास जो इतने एक्टिव कहीं सोशल मीडिया पे नहीं हैं, लेकिन उनकी खबर आती है कि आज वो फ़लाने गांव में गए हुए हैं, आज फ़लाँ जगह पे हैं, आज फ़लाँ जगह पे हैं। उनकी कोई एज सच बहुत एक्टिविटी सामने नहीं आ रही, लेकिन उनके साथ राजा यासीन के शामिल होने के बाद कुछ पोजीशन उनकी बेहतर हुई। लेकिन अगर सरदार तनवीर इलियास शामिल होते हैं मुस्लिम लीग नून में, जो सुनने में आया कि बतौर सदर शामिल होंगे, ये गैर मुसद्दक़ा हैं, लेकिन चलें हम तज़िये में शामिल कर देते हैं कि अगर वो शामिल होते हैं तो फिर इस नून लीग का जो यहाँ पे इलेक्शन के लिए कैंपेन चल रही है उसकी क्या पोजीशन होगी। और तीसरे नंबर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कर्नल ज़मीर जो इस वक्त हैं, जिन्होंने कल भी एक अपनी इस्तकबालिया मीटिंग या पार्टी या प्रोग्राम कह लेंगे उससे तकरीर की, और उनकी जो तकरीर थी उससे कोई इतना जोश जज्बा भी नज़र नहीं आया और कोई ख़ास ऐसी कोई बात देखने में नहीं आई जो किसी को मुतासर कर सके। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी जो बात है, जो मसला है, वो ये है कि कर्नल ज़मीर की जो बरादरी है या जो कबीला है या जिस ख़ानदान मतलब जिस फैमिली से या कबीले से उनका ताल्लुक़ है, वो सारे का सारा इस वक्त मुख्तलिफ़ ग्रुपों में तकसीम है। क्योंकि बहुत से ऐसे एक्टिव सियासी कारकुन जो उस कबीले से ताल्लुक़ रखते थे, नारमा राजपूत बरादरी से, वो कर्नल ज़मीर के साथ चलने के लिए अभी तक तैयार नहीं हैं। निसार शाइक है, वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे मैदान में हैं, वो भी अभी तक राज़ी नहीं हुए कि उनके साथ इत्तेहाद करें। इसी तरह जो अब्दुल कदीर साहब कैनेडियन थे, उनका भी यही था कि हम इसको नहीं मानेंगे या इनके साथ इत्तेहाद नहीं करते। इसके अलावा दूसरे जो सियासी वर्कर हैं या एक्टिव कारकुन थे जो सरदार तनवीर इलियास के दौर में बड़े सियासी फ्रंट फुट पे आए थे, वो भी इस वक्त तक इस मामले में बड़े मुश्किल के उस मरहले में हैं कि वो क्या फ़ैसला करें। अगर नारमा बरादरी इस वक्त एक नहीं होती, वो अपने ग्रुपों में उसी तरह से तकसीम है, तो उनको ये सीट निकालना या जीतना उनके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनका वोट बैंक काफ़ी बड़ा वोट बैंक है। जब वो मुत्तहिद होंगे तो उनके साथ अदर बरादरीज़ भी शामिल हो जाएंगी। लेकिन मौजूदा सूरत हाल जो इस वक्त तक है, उसमें कर्नल ज़मीर की पोजीशन बिल्कुल कमज़ोर है और वो अभी तक मुत्तहिद करने में नाकाम रहे। ये आज तक नाज़रीन जी जो आज तक की सिचुएशन है, उस पर मैं एक तज़िया कर रहा हूँ कि वो कमज़ोर जगह पे खड़े हैं। दूसरे नंबर पे जो मुस्लिम लीग नून के मुश्ताक मनास हैं, पिछली दफ़ा इलेक्शन में बग़ैर कैंपेन के अच्छा वोट बैंक लिया, 12-13 हज़ार वोट उन्होंने लिया था। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगर उन्होंने पिछली दफ़ा बग़ैर कैंपेन के इतना वोट लिया तो इस दफ़ा वो उतना ले सकें। ये वक्त के साथ साथ हालात भी बदलते हैं, लेकिन उनके लिए भी बहुत टफ़ सिचुएशन है, क्योंकि उनको वही वोट मिलेंगे जो अदर बरादरीज़ या फिर ये जो बड़े दो कबीले हैं, इनके साथ जो लोग हैं, इनसे अगर कोई दड़ेबंदी होती है तो उसके साथ जाएं तो तब जाके कुछ बनता है। लेकिन राजा यासीन के आने से और सरदार तनवीर इलियास जो साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर थे, उनके अगर शामिल होने के बाद सूरत हाल कुछ अलग हो सकती है और कुछ मुकाबले की पोजीशन बन सकती है। तीसरी तरफ सरदार ज़ियाउल कमर साहब, उन्होंने आज जो मशीर उमूर कश्मीर कमर ज़मान कायरा, वो भी आए हुए थे। उनके साथ दीगर जो पाकिस्तान से पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले सियासी रहनुमा थे, वो भी नुमानपुरा में उन्होंने आज एक तकरीर की और प्रोग्राम किया, उससे खिताब किया। उनका प्रोग्राम ये है कि पूरे हल्का वस्ती का विज़िट किया जाए और उसके बाद फिर बिलावल भुट्टो भी यहाँ पे आएंगे। कायरा साहब ने तकरीर करते हुए, जाहिर सी बात है वो मास्टर हैं, फ़नकार हैं, सियासी तकरीर उनकी लिए कोई मसला नहीं है। बड़ी खूबसूरती से उन्होंने कवर किया कि कश्मीर की जो तहरीक है, ये पूरी दुनिया में दो अनोखी जंगें हैं, एक फ़लस्तीन की और एक कश्मीर की, और हम लोग यही जदोजहद कर रहे हैं कि आपको आपका हक़ मिले, और जो कौमें झुकती नहीं, जो कौमें हटती नहीं, जो कौमें शहीद होती हैं, जो कटती हैं, वो आज़ाद होती हैं। खैर इस बात को छोड़ें, 75 सालों से कौन कितना कटा, कितना झुका, पीछे क्या है, ये बहुत दिलखराश कहानियाँ हैं। अगर इन पे हम बात करेंगे तो हालात कहीं और किसी दूसरे रुख पे चले जाएंगे। बात कर रहे थे कमर ज़मान कायरा की,
انہوں نے پھر بات کرتے ہوئے ضیاء القمر صاحب کو اپنا چھوٹا بھائی کہا، ان کی تعریف کی، اور انہوں نے یہ کہا کہ آپ کے ساتھ اس سے پہلے اگر کسی نے کوئی وعدے کیے ہیں وہ قمر زمان صاحب جانے، ان کے سینئر جانے، زرداری صاحب جانے، چودھری عزیز صاحب جانے، لیکن ضیاء القمر اگر کوئی بات آپ سے وعدہ کرے گا تو اس کا ذمہ دار میں ہوں، آپ اس کو جتائیں، ہم اس لیے آئے ہیں۔ خیر، انہوں نے مزید کیا کہا یہ آپ سن چکے ہوں گے اور آپ کو پتہ ہوگا، لیکن اس سے آنے سے، ان کے آنے سے، ان کی تقریر کرنے سے جو پلس پوائنٹ ہے وہ ضیاء القمر صاحب کی کمپین میں وہ یہ ہے کہ لوگ بہت زیادہ موٹیویٹ بھی ہو سکتے ہیں، اور عام جو آدمی ہے جو صرف اس لیے متاثر ہوتا ہے کہ پاکستان سے بڑے سیاسی رہنما آئے ہوئے تھے اور انہوں نے یہ تحریک، یہ کمپین چلائی تو ہم اس طرف ہیں، تو وہ ایج ان کو حاصل ہو سکتا ہے، اور اس صورت میں ضیاء القمر کی پوزیشن آہستہ آہستہ بہتر ہو سکتی ہے۔ اور اگر ضیاء القمر صاحب ان سیاسی رہنماؤں کو ان حلقوں میں یا ان ایریاز میں یا ان گاؤں میں لے کر جائیں جہاں پہ ان کی پوزیشن کمزور ہے، تو لوگ ان کو دیکھنے کے لیے بھی اور ان کو سننے کے لیے بھی زیادہ سے زیادہ آئیں گے، اور اس میں سے 8 10 20 ایسے بندے ضرور ہوں گے جو اپنا فیصلہ تبدیل کر کے پیپلز پارٹی کو ووٹ دینے کے لیے تیار ہوں گے۔ یہاں پہ اگر یہ بات کی جائے کہ پیپلز پارٹی میں شامل ہوں گے یا پی ٹی آئی میں شامل ہوں گے یا نون میں، ایسا نہیں ہے۔ یہاں چڑھتے سورج کی پوجا ہے، مفاد پرست لوگ ہیں، جو جیتے گا اسی کی طرف سارے جائیں گے، لیکن اس وقت تک جو ٹاپ 2 پہ ہیں وہ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ ان دونوں کا آپس میں مقابلہ ہے۔ کسی ایک گاؤں میں پیپلز پارٹی بہت مضبوط ہے اور دوسری جگہ پہ نون لیگ مضبوط ہے، اور ابھی تک حتمی طور پہ ان دونوں کے حوالے سے کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ اور تیسری جو پی ٹی آئی ہے، اس کا جب تک یہ نارما راجپوت برادری ایک نہیں ہوتی اس وقت تک ان کا جیتنا بھی محال ہے، اور اس کے بارے میں پریڈکشن کرنا بھی مشکل ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ تیسرے نمبر پہ رہے گی۔ اگر یہ سارے متحد ہو جاتے ہیں، نثار شائق ہو گیا، راجہ قدیر ہو گئے، یا دوسرے افتخار رشید ہو گئے، یا اس کے علاوہ جو حفیظ کفل گڑھوی ہو گئے، یہ وہ لوگ ہیں جو سٹیک ہولڈر آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی یا نارما برادری کے ہیں۔ یہ اگر ایک ہوتے ہیں، اور پھر اسی طرح سے ڈاکٹر آفتاب صاحب اور ان کا جو پورا خاندان ہے، یہ اگر سارے متحد ہو کر کسی فیصلے پہ آتے ہیں تو پھر ان کے لیے یہ پہلے نمبر پہ چلے جائیں گے، اور باقیوں کے لیے سخت مقابلہ ہوگا اور بڑی مشکل ہوگی، پھر اس سچویشن ساری چینج ہو جائے گی۔ دیکھتے ہیں کل مزید کیا اپڈیٹ ہوتی ہے اور دن بہ دن کس طرح سے اس حلقہ وسطی باغ کی الیکشن کی صورتحال چینج ہوتی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ اقبال جنجوعہ کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔